आपने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में सुना है? सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, जिसका मकसद बज़ाहिर गज़ा में पायदार अमन का क़याम है। इस बोर्ड के साथ साथ इनफैक्ट इसके तहत एक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स भी कायम की जा रही है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स या ISF, जिसका मकसद गज़ा में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा। पिछले माह यानी जनवरी में पाकिस्तान ने इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की सदर ट्रंप की दरख्वास्त कबूल की थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास में अपने खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद होना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ से पहले लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरज़मीन का मुकम्मल हक़ मिले, और ये भी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए। खैर, पाकिस्तान में कई सियासतदान, सियासी तज्ज़ियाकार और माहिरीन इस सब के बारे में और इसके नताइज, इसके असरात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों को धोखा देने से कम नहीं। इस पस मंज़र में आज सहरबीन में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में तफसील से बात करेंगे और 2-3 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में क्या किरदार अदा कर सकता है? इसके नतीजे में पाकिस्तान को किस तरह के सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज का सामना हो सकता है? और क्या इस बोर्ड ऑफ पीस और ISF से गज़ा में अमन का क़याम हो जाएगा? वाशिंगटन में होने वाले गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए हैं और गज़ा के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ अहम फैसलों का ऐलान किया गया है। इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले कई ममालिक ने गज़ा के लिए एक रिलीफ पैकेज की मद में $7 अरब से ज़्यादा रकम फराहम की है। सदर ट्रंप ने कहा कि फंड्स देने वाले ममालिक में कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, मुत्तहिदा अरब इमारात, मराकश, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान और कुवैत शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद दिला दें कि बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे अमेरिका के रिवायती दोस्तों ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस बोर्ड को गज़ा पर अबूरी हुकूमत का इख्तियार दे दिया गया है। बोर्ड के मैंडेट में तामीर नौ की निगरानी, गज़ा को शिद्दत पसंद असर रसूख से पाक गैर फौजी इलाका बनाना और अबूरी मुद्दत के दौरान इंसाफ और हंगामी इख्तियारात की निगरानी शामिल है। बोर्ड के मैंडेट में हमास को गैर मुसल्लह करना भी शामिल है, जिसके बारे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान सिर्फ अमन कायम रखने और सोशल वर्क के लिए वहाँ जाने को तैयार है। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गज़ा की तामीर नौ तब तक शुरू नहीं होगी जब तक गज़ा को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। दूसरी तरफ गैर मुसल्लह होने पर हमास का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास उसी सूरत में गैर मुसल्लह होने को तैयार है अगर इस्राईली फ़ौज वहाँ से चली जाए। बोर्ड ऑफ पीस के इस इफ्तिताही इजलास में गज़ा के लिए बनाए जाने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स ISF के कमांडर मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स ने बताया कि इंडोनेशिया, मराकश, कज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया ने गज़ा इस्तेहकाम फ़ोर्स के लिए हज़ारों फ़ौजी भेजने का वादा किया है, जबकि मिस्र और उर्दन ने गज़ा पुलिस की तरबियत का वादा किया है। लेकिन दूसरी जानिब सच तो ये है कि ताकत के ऐवानों में मुनक़िद होने वाली ये हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, ऐलानात, एक दूसरे की तारीफ़ों से भरी तकरीरें गज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं, जहाँ अमन अब भी एक ख्वाब की तरह है। कहने को तो जंगबंदी है, सीज़ फायर है, लेकिन गज़ा के रहने वाले हर रोज़ इस्राईली हमलों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तबाही से डील कर रहे हैं। गज़ा में हुकाम का कहना है कि सीज़ फायर के बाद कम से कम 600 अफराद इस्राईली हमलों में कत्ल किए जा चुके हैं। ऐसे में गज़ा के रिहायशी इस बोर्ड ऑफ पीस और ISF के बारे में क्या सोचते हैं? انت مصدق انه في مجلس سلام؟ مصدق انه ترامب يعني هو بده يجي يساعدنا او بده يدافع عنا؟ اللي بزود اسرائيل بكل انواع الاسلحه الفتاكه، بزودوها بالمال، بزودوها بالسياسه، بالحمايه. نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع، وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح، وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس.
لا طبعا مش متفائل، لانه هذا كله على الفاضي، هذا كله كلام اعلام وعلى الفاضي ومش حيصير اعمار، وهذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارض. وحسبي الله ونعم الوكيل. بس احنا ان شاء الله بنقول يعني تكون ساعة رحمن ويصير في اعمار، بس انا مش متفائل للاخر يعني. ऑन द ग्राउंड बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के किरदार के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस या BOP और आईएसएफ आखिर हैं क्या और इनका मैंडेट क्या है। सदर ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताह पिछले माह डावोस इकोनॉमिक फोरम के दौरान किया। उनका कहना था कि इसके ज़रिए वो दहाइयों से जारी तकालीफ, नस्लों पर मुहित नफ़रतों और खून रेज़ी को ख़त्म करेंगे और इस खित्ते में और पूरी दुनिया में एक खूबसूरत और कभी ख़त्म न होने वाला अमन कायम करेंगे। सदर ट्रंप के नाक़िदीन कहते हैं कि ये दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद कायम किए जाने वाले बैन अक़वामी इदारों को ख़त्म करने और उनकी जगह ऐसे नए इदारों को बनाने की कोशिश है जिन पर सदर ट्रंप पूरी तरह हावी हों। बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया गज़ा में जंगबंदी के बारे में अमरीकी कोशिशों का नतीजा था, जिसकी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2803 के ज़रिए की गई। इस करारदाद के मुताबिक ISF बोर्ड के तहत काम करेगी। बोर्ड ऑफ पीस सियासी और पॉलिसी सिमत का तयन और निगरानी का काम करेगा और ISF अमन मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी। इस बोर्ड के बारे में सदर ट्रंप कह चुके हैं कि एक दफ़ा ये पूरी तरह बन जाए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन वो इससे पहले एक सवाल के जवाब में ये भी कह चुके थे कि हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर ले, यानी उसकी जगह ले ले। तो क्या वाकई अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करना इतना आसान है? मैंने यही सवाल बैन अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी से पूछा। जी नहीं, उसकी वजह यह है कि इस तरह की गुफ्तगू तो यकीनन की जा सकती है सियासी सतह पर, लेकिन लीगली स्पीकिंग अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा वाइब्रेंट चार्टर है जो इंटैक्ट है फुली इस वक्त भी। और नॉर्मली ये होता है कि चार्टर के नीचे मैंडेट मिलते हैं UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के नीचे, और उसके नीचे चैप्टर 6 है, फिर उसके बाद चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर है और इवन चैप्टर 8 ऑफ द UN चार्टर है। चैप्टर 7 जो है वो रेकमेंड करता है बाइंडिंग फ्रेमवर्क, और उसके नीचे जिस तरह इराक में ऑथराइज किया यूज ऑफ मिलिट्री को, अफगानिस्तान की जो ऑथराइजेशन थी यूज ऑफ मिलिट्री को चैप्टर 7 के नीचे थी, उसके नीचे भरपूर मैंडेट है। इसी तरह जो UN पीस कीपिंग है उसके लिए भी स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं और वो मैंडेट एक्सरसाइज होता है। और इसी तरह ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके लिए भी गिवन द फैक्ट कि ये एक रीजनल अरेंजमेंट है, तो मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूँ कि चैप्टर 8 ऑफ द UN चार्टर का फ्रेमवर्क के नीचे है। खैर, इस बोर्ड के चार्टर की लीक डिटेल्स के मुताबिक सदर ट्रंप इसके ताहयात चेयरमैन होंगे, सदारत को अहदा छोड़ने के बाद भी। चार्टर के तहत सदर के पास वसी इख्तियारात होंगे, मेंबर ममालिक को शामिल करने या न करने का इख्तियार, सब्सिडरी या ज़ेली इदारे बनाने या ख़त्म करने का इख्तियार, और अगर वो चाहें तो अपना सक्सेसर या जानशीन मुकर्रर करने का इख्तियार। अगर कोई मुल्क इस बोर्ड का मुस्तकिल मेंबर बनना चाहे तो वो $1 अरब की कीमत अदा करके ऐसा कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बोर्ड ऑफ पीस में 6 अरब मुल्क, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक ये कहकर शामिल हुए हैं कि वो ऐसा गज़ा की तामीर नौ के लिए कर रहे हैं, उस बोर्ड के चार्टर में गज़ा का जिक्र तक नहीं है। तो क्या गज़ा का जिक्र न होने से बोर्ड ऑफ पीस की गज़ा में किसी भी तरह के इक़दामात करने की कानूनी हैसियत और लीगल मैंडेट मशकूक हो जाता है? बोर्ड ऑफ पीस तो देखे ना, इट इज ड्राइंग इट्स मैंडेट फ्रॉम UNSC रेजोल्यूशन 2803, उसके नीचे पे बोर्ड ऑफ पीस है। अब जो बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है उसमें कुछ हो है या नहीं है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग लीगल डॉक्यूमेंट है वो चैप्टर 8 की रेजोल्यूशन है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने, और वो जो मैं देख रहा हूँ वो गज़ा स्पेसिफिक है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो भी यही बात कर रहा है विद इन द टेक्स्ट फ्रेमवर्क कि उसने किन किन चीज़ों को लेकर आगे चलना है और कैसे वेरियस माइलस्टोन्स होंगे और कैसे ग्रेजुअली इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको रेज किया जाएगा। कुछ डिटेल्स इस तरह की भी सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ताहयात उसके चेयरमैन रहेंगे, जब वो अगर सदारत का ओहदा छोड़ दें उसके बाद भी। तो एक सवाल जहन में ये भी आता है कि क्या ये बोर्ड तब भी उतना ही मजबूत और ताकतवर होगा अगर फॉर एग्जांपल सदर वो ना रहें, सदर ट्रंप, लेकिन वो चेयरमैन फिर भी इसके रहते हैं, तो क्या तब भी ये बोर्ड इतना मजबूत और ताकतवर रहेगा और उसकी उस वक्त फिर लीगल हैसियत क्या होगी? देखिए, बोर्ड ऑफ पीस जो है वो
प्रेसिडेंट ट्रंप अगर एग्जिट करते हैं किसी वजह से वहां से, तो जाहिर है उसमें जो पॉलिटिकल मोमेंटम है उस पर तो फर्क आएगा। ये तो तय है कि शख्सियात जो हैं वो इवेंचुअली पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स और लीगल इनिशिएटिव्स को भी उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन नेवरदलेस इट कैन कंटिन्यू एज अ, जिस तरह मैंने अर्ज किया, एज अ रीजनल अरेंजमेंट। और वो रीजनल अरेंजमेंट के बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है वो ये है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं दे आर फ्री टू अंडरटेक रीजनल अरेंजमेंट्स। तो मेंबर स्टेट्स जो भी इससे बोर्ड ऑफ पीस से मुंसलिक हैं, अगर वो चाहेंगी पॉलिटिकल विल होगी, दे कैन कंटिन्यू। यानी एक तरफ खुद बोर्ड ऑफ पीस के बारे में कई बातें अब भी ऐसी हैं जो वाज़ेह नहीं, इसके चार्टर के बारे में ऐसी डिटेल्स हैं जिन पर माहिरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बनना अपने साथ कई इंटरनल चैलेंजेस भी पेश करता है। देखिए, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इख्तिलाफ के तो मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में मुल्क की एक बहुत बड़ी अक्सरियत की सोच एक सी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद पाकिस्तान में किए जाने वाले एक गैलप पोल के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हिमायत गज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ थी और सिर्फ 2% ने कहा कि वो इसराइल की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन और गज़ा के साथ पाकिस्तान की हिमायत मसाजिद में दिए जाने वाले खुतबों से गज़ा और लुबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड तक हर तरफ नज़र आती है। एक राय ये है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के नाम पर अपने लिए फ़ायदे हासिल करना चाहता है, तो एक राय ये भी है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर पाकिस्तान अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा। कोई इसे फ़लस्तीनियों से गद्दारी करार दे रहा है, तो कोई पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत साबित करने के एक मौके से ताबीर कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दहाइयों पर मुहित फ़लस्तीनी तहरीक को बिट्रे कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है? मैंने इस बारे में पाकिस्तान की सीनियर सफारतकार, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर मलीहा लोदी से बात की और पहले ये पूछा कि बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ है, सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की है। आपके ख़्याल में इन तारीफ़ों के जवाब में पाकिस्तान को क्या करना होगा? मेरा ख्याल है तारीफ़ से तो खारजा पॉलिसी नहीं बनती। खारजा पॉलिसी तो बनती है एक मुल्क के असूलों पे और उसके मफाद पे। तो मैं तो समझती हूँ कि इसको तो एक तरफ रख देना चाहिए, इसलिए कि सदर ट्रंप की तो आदत है कि वो डिप्लोमेसी और फ्लैटरी को मिला के चलते हैं आगे। अच्छा, वैसे अगर आप शहबाज शरीफ के खिताब के बारे में सोचें जो उन्होंने इस इजलास में किया, उन्होंने काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में फ़लस्तीनी मौक़िफ़ पर फोकस किया, उसे एडवोकेट किया, एक तरह से दो रियासती हल की बात की, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की बात की, मुस्तकिल हल की बात की। तो क्या एक अच्छी पेशरफ नहीं है ये कि इस तरह एक आवाज़ बोर्ड पर है, मौजूद है, जो फ़लस्तीन का मौक़िफ़ पेश कर रही है? देखिए, आवाज़ से तो काम नहीं बनेगा ना। ये बोर्ड जो है, इसके चार्टर के तहत तो सारी अथॉरिटी तो ट्रंप के पास है। फिर हमें देखना चाहिए कि इस बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है। तो स्पीच जो मर्जी लीडर कर दे वहाँ, उसका सिर्फ असर अपने घर पे ही होता है, वहाँ पर बोर्ड की प्रोसीडिंग्स पे तो कोई असर नहीं होगा। और अगर आप बोर्ड को देखें तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो है इस बोर्ड का वो ये है कि फ़लस्तीनी अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इजराइल को मेंबर बनाया हुआ है। इजराइल के पास मौका होगा कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे पीस प्रोसेस को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान इस वक्त दहाइयों पर मुहित फ़लस्तीनी तहरीक को बिट्रे कर रहा है, जो पाकिस्तानी सपोर्ट रहा है उस तहरीक के लिए, उसे वो साइड पे रख रहा है, उसे धोखा दे रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है। ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि उस बोर्ड ऑफ पीस का जो सारा लग रहा है कि जो सारा एम्फसिस है वो प्रो इजराइल होगा। और मैं नहीं समझती कि हमें एक ऐसे इदारे का मेंबर होना चाहिए जो एक सिलेक्ट इदारा हो जिसमें इजराइल भी एक मेंबर है। कुछ लोग तो उसको कहेंगे कि ये डी फैक्टो रिकग्निशन है बाय सिटिंग देयर विद इजराइल, लेकिन इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में, और मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा। तो अगर हम इस मजमूई कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को देखें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान खुद को इस वक्त अमेरिका के साथ एलाई कर रहा है और इसके ज़रिए आलमी सतह पर अपनी साख
مسلم دنیا میں بڑا سفارتی کردار اور معاشی اور جیو پولیٹیکل فائدوں کو بڑھانا چاہ رہا ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق پاکستان اپنی بڑھتی ہوئی اہمیت کو فلسطینیوں کے حق میں استعمال کر سکتا ہے، غزہ میں سیز فائر کو مستقل کرنے اور امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین تنازع کے کسی مستقل حل جیسے کہ 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانے میں بھی فلسطینیوں کے حق میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ بورڈ آف پیس میں مؤثر کردار ادا کرنے سے پاکستان عالمی سطح پر اور مسلم دنیا میں ایک اہم پلیئر بن سکتا ہے اور اس طرح بہت سے سفارتی اور معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ کیا واقعی بورڈ آف پیس میں شمولیت سے پاکستان یہ ایڈوانٹیجز حاصل کر سکتا ہے یا یہ صرف ہوائی قلعے بنانے جیسا ہے؟ بورڈ آف پیس تو کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہی، نہ وہ کوئی کریڈٹ دے رہی ہے کسی ملک کو، تو اس میں مجھے تو نہیں کوئی نظر آتا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں سفارتی نقصان ہے، اور یہ کہ دیکھیں صرف ویزیبلٹی سے فائدے نہیں ہوتے ایک ملک کو، آپ اگر بس زیادہ ویزیبل اگر ہوں انٹرنیشنل سین پہ، فائدے ہوتے آؤٹ کم سے کہ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر ایڈوانٹیجز نہیں ہیں تو آپ کی نظر میں رسکس کیا کیا ہیں جو پاکستان ایکچولی لے رہا ہے اس طرح اس بورڈ کا ممبر بن کے؟ دیکھیں رسک تو یہی ہے نا کہ جو ہمارا اصولی موقف رہا ہے فلسطین پہ، وہ اگر آگے جا کے یہ پروسیس ایک ایسی ڈائریکشن پہ جاتا ہے جہاں وہ ہمارے جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے، تو پھر تو ظاہر نقصان تو ہوگا نا۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، ذرا ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے تھا، ویٹ کرنا چاہیے تھا ٹو سی کہ ایگزیکٹلی یہ بورڈ آف پیس کس رخ جاتی ہے۔ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں جو امریکہ کے ٹریڈیشنل الائز رہے ہیں جیسے برطانیہ ہے، فرانس، جرمنی، کینیڈا، انہوں نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس بورڈ کی ایفیکٹونیس پر کس طرح کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں کریڈیبلٹی پہ تو اثر پڑتا ہے نا۔ اگر بورڈ آف پیس کی انویٹیشنز دی گئیں کوئی 61 ملکوں کو اور ان میں سے کچھ آدھی سے تھوڑے سے زیادہ نے قبول کی انویٹیشن اور پھر وہ شامل ہوئے، تو ظاہر ہے کریڈیبلٹی از کالڈ انٹو کویسچن۔ لیکن اول تو یہ کہ وہ ناراض تھے جو صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں کہا اور نیٹو کے بارے میں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے صدر ٹرمپ تو روٹینلی انسلٹ کرتے ہیں یورپین لیڈرز کو، تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، جو بیان کی ہے پبلکلی، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ایک ایسی فورم میں شامل ہونا چاہتے جو کہ کسی طرح سے یو این کو انڈرمائن کرے گی، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا جو رول ہے وہ یوزرپ کرے گی۔ تو دس از دا ڈکلیریٹری پوزیشن۔ دیکھیں بورڈ آف پیس کا اجلاس، اس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کے وعدے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس سب کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اس عمل میں خود غزہ کے لوگ شامل نہ ہوں۔ بورڈ کے پہلے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان سے کہ غزہ کی تعمیر نو اس کے غیر مسلح ہونے کے بعد شروع ہوگی، آلریڈی ایسا لگنے لگا ہے کہ غزہ میں بحالی کے کام کی شروعات ابھی دور ہے اور مستقل امن کی امید بھی۔ غزہ کے لوگوں کو جس غیر یقینی کا سامنا پہلے تھا وہی اب بھی ہے۔ جہاں تک اس میں پاکستان کے شامل ہونے کا تعلق ہے تو اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کئی مشکلات اور خطرات بھی ہیں۔ اس فورم میں فلسطینی موقف صرف پیش کرنا، اس پر بات کرنا شاید کافی نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس بورڈ کی پالیسیز اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا پھر بات صرف زبانی تعریفوں اور تقریروں تک ہی محدود رہے۔